वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस देश ने सबसे अधिक पेटेंट के लिए आवेदन किया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट जो है, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में विपो कहते हैं, इसके द्वारा लॉन्च की जाती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्ल्ड लेवल पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को देखती है। इस रिपोर्ट में चीन ने टॉप किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि 1.58 मिलियन पेटेंट के लिए चीन ने यानी चाइना ने अप्लाई किया है अभी तक, 1.58 मिलियन पेटेंट। तो इसके अनुसार सेकंड नंबर पर यूएस है, जिसने सेकंड मोस्ट जो है पेटेंट के लिए अप्लाई किए। अगर इंडिया की बात की जाए तो हमारी कंट्री में अभी 11 ईयर का इंक्रीज देखा गया है कि 11 साल में, पिछले 11 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो अभी 2022 में है, ये हाईएस्ट जंप माना गया है कि 36.6% जो है पेटेंट हमने इंक्रीज किए हैं पिछले 11 सालों में। ठीक है, तो इंडिया का जो है वो इंक्रीज हुआ है, बट अभी हम टॉप 10 में नहीं है, अभी भी हम टॉप 10 में नहीं है। नंबर 1 पे है चाइना और नंबर 2 पे है यूएस। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट। अब व्हाट इज पेटेंट? इफ यू नो कि पेटेंट क्या होता है, पेटेंट बेसिकली क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इन्वेंशन कर दिया, और उसको आप इकोनॉमिकली उसका कुछ मार्केट में बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, कि इकोनॉमिकली उसे बेचना चाह रहे हैं, या इकोनॉमिकली उसका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो, वो कोई मेडिसिन हो, इकोनॉमिकली उसका कोई भी अगर यूज हो सकता है तो आपको पेटेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इस ऑर्गेनाइजेशन में, विपो में। क्यों? क्योंकि जब तक आप पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो कोई भी बना सकता है, यानी कि आपकी जो पेटेंट, आपने जो इन्वेंशन किया है उस थीम को कोई चोरी ना कर ले, कोई कॉपी ना कर ले, इसके लिए आपको पेटेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है उस पर्टिकुलर इन्वेंशन के लिए, और उस पेटेंट के अकॉर्डिंग में आपको उसकी सिक्योरिटी मिल जाती है कि कोई और उसको कॉपी नहीं करेगा। जितने टाइम पीरियड के लिए पेटेंट आपको मिलेगा, अभी फिलहाल ये 10 साल तक है, तो उसके बाद जो है वो कोई और भी बना सकता है, बट उसकी जो अथॉरिटी रहेगी बनाने की, बाकी सारी जो चीजें रहेंगी वो आपकी रहेगी अगर आपने पेटेंट करा लिया है तो। ठीक है, यही चीज अभी जॉनसन और जॉनसन के साथ में हुई थी कि जेनरिक मेडिसिन बनाने के लिए कहा गया था, और जॉनसन और जॉनसन जो है पेटेंट पर अड़े रहे, लेकिन विपो ने कहा कि आपका पेटेंट जो है खत्म हो गया है, तो आप अब अलाउ कर सकते हैं बाकी मार्केट में जेनरिक मेडिसिन बनाने के लिए। तो ये पेटेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप के पश्चात अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो हाल ही में पुर्तगाल जो है, यहाँ के प्रधानमंत्री है एंटोनियो कोस्टा, और इन पर करप्शन के एलिगेशन है, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, और उन्हीं आरोप के चलते इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगर हम पुर्तगाल की लोकेशन की बात करें तो ये यूरोप में है, और यूरोप में ये जो कंट्री है ये कहीं यहाँ पर है, यहाँ स्पेन है, और यहाँ एक छोटी सी कंट्री है जिसको पुर्तगाल के नाम से जाना जाता है। आपको पुर्तगाल के नाम से याद आ रहे होंगे, एक खिलाड़ी है जो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं फुटबॉल के, ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये भी पुर्तगाल के ही हैं, तो ऐसे याद रखिए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये पुर्तगाल से हैं, और अभी हाल ही में पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री है इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, क्योंकि इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ प्रथम रेल लिंक कोकरझर गले पुल लॉन्च किया? तो अभी जैसे कि आपको पता ही है कि हाल ही में जो है भूटान के किंग आए हुए हैं। भूटान के जो 5वें किंग है जिनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये अभी आए हैं और ये भारत विजिट पर थे, और ये पीएम से भी मिले हैं। तो पीएम से जब मिले तो एक हमारा रेल लिंक है जिसका नाम है
कोकरेझार गलेपू रेल लिंक, ये कहाँ से है? जैसे कि अगर हम इसको पार्शियली नॉर्थ ईस्ट का मैप यहाँ से देखते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है और ये पश्चिम बंगाल है, ये सिक्किम है और यहाँ पर एक कंट्री है जो कि सैंडविचेस है दो कंट्रीज के बीच में, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है, जिसका नाम है भूटान। तो भूटान के जो किंग है ये अभी आए थे और हमारा यहाँ से एक रेल लिंक जाने वाला है असम में कोकरझार से गलेपू तक। गलेपू कहाँ पर है? भूटान में। तो भूटान तक ये हमारा रेल लिंक बनेगा। तो ये पहला रेल लिंक है जो कि हम भूटान के साथ बनाने जा रहे हैं। इससे पहले एक काफी बड़ा रेल लिंक था, दैट इज BBIN। ये हमारा कॉरिडोर अभी अवेटेड है, इस पर काम चल रहा है। BBIN है भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल के बीच में ये बनेगा। और अभी तक जो है भूटान के साथ जो पहला रेल लिंक है वो यही बनेगा, कोकरझार गलेपू। ठीक है। तो जैसे कि अभी पेट के एग्जाम हुए हैं, यूपीएसएससी पेट जो एग्जाम हुए हैं उसमें भी क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि करंट अफेयर से क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आ जाएगा, बट अगर डेली आप उस चीज को पढ़ रहे हैं, डेली आप उस चीज को रैप कर रहे हैं कंटेंट को, तो आपको चीजें आ जाएंगी और कभी भी न्यूज़पेपर से बाहर एग्जाम नहीं आता है। तो जो भी चीज है उसको ध्यान में रखते हुए न्यूज़पेपर पर भी फोकस रखेंगे कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ से कोई विजिट पे आया है, कहीं कोई ऑर्गेनाइज हुआ है कोई फंक्शन जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस का है, तो उसको ध्यान में रखते हुए याद रखेंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाल ही में अ, भूटान के प्रधानमंत्री, भूटान के किंग यहाँ भारत दौरे पर थे, तो उन्होंने कौन सी रेल लिंक का आयोजन किया, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किस राज्य को मिला? तो ये केरल राज्य को दिया गया है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। अब केरल राज्य को क्यों दिया गया है? क्योंकि बेटा केरल में एक तो लिटरेसी हाई है, लिटरेसी रेट जो है केरल का वो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा हाई है। ठीक है, एंड दिस इज अबव 95%। जो केरला का लिटरेसी रेट है वो 95 के अबव है और इसमें फीमेल लिटरेसी रेट भी केरला में ही हाई है। तो केरला में क्योंकि फीमेल लिटरेसी रेट भी हाई है, उसके साथ साथ जो यहाँ का टूरिज्म है, यहाँ पर महिलाओं को सबसे ज्यादा सस्टेनेबल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इनमें सबसे ज्यादा जो भागीदारी है वो केरल की महिलाओं की है। इसलिए ये जो अवार्ड दिया गया है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, ये केरल को दिया गया। नेक्स्ट है T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी प्रथम बार किसने जीती? तो ये हमारे देश में एक ऑर्गेनाइज होता है। T20 से आपको याद आ रहा होगा क्रिकेट, IPL। तो क्रिकेट से ही संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये प्रथम बार पंजाब ने जीती है। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 2023 कब मनाया गया? तो रेडियोग्राफी बेसिकली क्या होता है? एक्सरे तो आपने सुना ही होगा, एक्सरे। तो एक्सरे की जब खोज हुई थी तो वो इस दिन हुई थी 8 नवंबर को। तो एक्सरे, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन की जब खोज हुई थी वो विल्हम कॉनरेड ने की थी एक्सरे की खोज। और विलियम कॉनरेड ने जब ये खोज की थी तो ये मेडिसिन के मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन माना गया, क्योंकि एक्सरे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल थिंग कि अगर आपकी किसी की हड्डी टूट जाती है या कुछ भी डिसलोकेशन हो जाता है बॉडी में, तो एक्सरे की मदद से हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे जो है ये 8 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे क्योंकि डेज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर कुछ भी रिसेंट में चल रहा है तो डेज पर काफी क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जाम में, और इसको भी हम ध्यान में रखेंगे कि डेज अगर कोई भी आ रहा है उस दिन कुछ हुआ है नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का, तो उसको हमें ध्यान में रखना है। तो डिस्कवरी ऑफ एक्सरे हुई थी इस दिन, और विल्हम कॉनरेड जो है ये जर्मन फिजिसिस्ट है, इन्होंने एक्सरे की खोज की थी और
और ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन माना गया था मेडिकल सेक्टर में, सो दैट कि अब एक्सरे की मदद से बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो गई। पहले पता नहीं चलता था कि हड्डी टूटी है तो कहाँ से डिसलोकेट हो गया है, कौन सा जॉइंट फ्रैक्चर हो गया है, बट अब एक्सरे की मदद से सब कुछ पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है मूवमेंट डू 23 मार्च या M23 विद्रोह किससे संबंधित है? तो हाल ही में कोंगो में ये टर्मोइल चल रहा है। कोंगो अफ्रीका में एक छोटी सी कंट्री है, ज्यादा छोटी भी नहीं है, काफी बड़ी है। तो अफ्रीका की अगर हम मैप की बात करें, ये अफ्रीका है। अफ्रीका में इस जगह पर एक कंट्री है जिसका नाम है कोंगो। तो यहाँ पर नॉर्थ कोंगो में जो है एक टर्मोइल चल रहा है कि यहाँ पर एक विद्रोह है। मूवमेंट डू नाम की एक आर्मी है, मिलिट्री है, ठीक है। और यहाँ की गवर्नमेंट के बीच में जो है युद्ध चल रहा है, प्लस यहाँ की गवर्नमेंट। और इस युद्ध की वजह से वहां पे अराउंड 6 मिलियन पीपल जो है अभी तक डिस्प्लेस्ड हो गए। डिस्प्लेस्ड मतलब कि वो अपने घरों से डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, यानी कि उनको उनके घर से निकाल दिया गया है। युद्ध की वजह से वो यहाँ से किसी और देश जा रहे हैं, ठीक है। तो कोंगो में चल रहा है मूवमेंट डू 23 मार्च M23 विद्रोह। कोंगो कहाँ पर है, लोकेशन अगर पूछी जाए तो ये कुछ वैसे स्लाइटली ये साउथ में पड़ता है, बट अगर पोजीशन देखी जाए तो ये सेंट्रल अफ्रीका का भी पार्ट है। तो इसे मान लेते हैं वेस्ट की तरफ, वैसे तो ये वेस्ट में ही है, ठीक है। ईस्ट, ये वेस्ट है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न अफ्रीका का पार्ट है कोंगो। नेक्स्ट है हाल ही में ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन साइलेंट कॉन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू सेंटर कहाँ आयोजित की? तो ट्राइबल आर्ट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्राइबल आर्ट है। ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन साइलेंट कॉन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर। तो ये जो एग्जीबिशन है ये 3 डेज के लिए नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो भी संथाला ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो हमारी जो प्रेसिडेंट है मिसेस द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, जो कि संथाला ट्राइब से बिलोंग करती है, जो हमारी प्रेसिडेंट है। तो उन्होंने यहाँ पर इसका शुभारंभ किया है इस एग्जीबिशन को। और इस एग्जीबिशन में कौन से आर्ट दिखाए गए हैं? तो मेनली ट्राइबल आर्ट, जो हमारी जनजातियां हैं उनके भी अलग अलग तरह के आर्ट फॉर्म्स है, लाइक दे पेंट ऑल्सो, दे मेक हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। वो हाथों की चीजें भी बनाते हैं, ठीक है, हस्तशिल्प जिसे कह देते हैं, या वो पेंट भी करते हैं। और बाकी भी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उससे वो अलग अलग आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, जो कि इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंट होते हैं, डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी होते हैं। तो इसी आर्ट की एग्जीबिशन लगाई गई थी जिसका नाम था ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर, ठीक है। तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई, 3 दिन तक चली थी। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है इन्होंने इसका शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है 19वां कलाकार पुरस्कार कर्नाटक से किसे सम्मानित किया गया? तो अपोलो नेरिस डी सूजा है, ये कोंकणी सिंगर है, कोंकणी सिंगर है ना। ये जो लैंग्वेज है ये कोंकण कोस्ट और जो हमारा कर्नाटका है वहां पर लैंग्वेज बोली जाती है, कोंकणी भी वहां पर बोली जाती है। तो ये कोंकणी सिंगर है और इनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। इनके अद्भुत जो इन्होंने योगदान दिया है कोंकणी गायकी में, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। 19वां कलाकार पुरस्कार कर्नाटका से सम्मानित किया गया है अपोलो नेरिस डिसूजा को। इनके बारे में एक बात यही याद रखिए कि कोंकणी सिंगर है, कोंकणी हमारी भाषा है, ठीक है, हमारे साउथ में ये भाषा बोली जाती है और ये उनके सिंगर है। नेक्स्ट है यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसमें हमारे आईआईटी मुंबई या आईआईटी बॉम्बे ने
टॉप पोजीशन प्राप्त की है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है और इस रैंकिंग में जो है एशिया में जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं उनको देखा जाता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अच्छा किया है। तो इसमें टॉप 10 तक में भी हमारी यूनिवर्सिटी है, जिसमें के शीर्ष पर अगर देखा जाए तो आईआईटी मुंबई जो है वो शीर्ष स्थान पर है। तो इसी के साथ हमारा ये जो सेशन है डेली करंट अफेयर्स का सेशन जो है ये यही समाप्त होता है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए। हमारे जीएस की भी क्लासेस ऑनगोइंग है जिसमें कि हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी करा रहे हैं। तो इन क्लासेस को देखते रहिए और जो करंट अफेयर का सेक्शन है हमारा, डेली करंट अफेयर आपको करने हैं, क्योंकि अगर मंथ के एंड में करेंगे तो मंथ के एंड में नहीं समझ आता है कि कहाँ से करें। अगर सोचते हैं तो मैगजीन से कर ले तो मैगजीन बहुत लेंथी हो जाती है क्योंकि इतना कंटेंट हम ग्रैब नहीं कर सकते। तो अगर डेली हम 10 to 15 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये मोर देन इनफ हो जाएगा। और हमारी डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें द फ्यूचर कोचिंग को। धन्यवाद।